नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली का ये सप्ताह बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दोस्त, टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड अनिल मेंदिरत्ता आपके सामने हाजिर हो गया एक नए गिफ्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, दीपावली का पर्व चल रहा है। दीपावली के इस कहते हैं ना, फुलझड़ी में, पटाखों में और मिठाइयों में आप लोगों के लिए अनिल सर तो खैर गिफ्ट लाते ही हैं, हमेशा, आज भी लाए हैं। और उत्कर्ष ने इस बार आपकी दीपावली धमाकेदार करने की सोच ली। और वो धमाका क्या है, पहले मैं वो आपके सामने रखूंगा, फिर क्लास चालू करेंगे। तो दोस्तों, उत्कर्ष लाया है आपके लिए दीपावली का ट्रिपल धमाका ऑफर। ये ट्रिपल धमाका ऑफर क्या है? ये 3 धमाके कर रहे हैं आपके लिए। पहला, 90% तक की छूट उत्कर्ष ऐप में यूजीसी नेट के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। दूसरा, इस कोर्स की वैलिडिटी जो आपको ऑलरेडी मिल रही है वो तो मिल ही रही है, उसके अलावा 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। और तीसरा, लाइव फ्रॉम क्लासरूम तो चल रहा है आपका, ये बैच तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, उसके साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स पहले से ही पूरा फ्री मिल जाएगा, तो आप अपने पेस पर अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। तो ये 3 ट्रिपल धमाका है दीपावली का। और दोस्तों, इस ट्रिपल धमाके की देखिए आप, प्राइसिंग भी बड़ी कम है। पेपर 1 मात्र 1800 रुपये का कर दिया उत्कर्ष ने, और पेपर 1 + 2 कंबाइंड कोर्स मात्र 4800। पेपर 2 में ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। तो ये 6 सब्जेक्ट्स प्लस पेपर 1। आपका सब्जेक्ट इन 6 में से कोई हो तो आप कंबाइंड वाला कोर्स लीजिए, और आपका सब्जेक्ट इन 6 में से नहीं हो तो आप पेपर 1 ले सकते हैं केवल। और दोस्तों, इसके अलावा ये बैचेस, सभी सब्जेक्ट्स के बैचेस शुरू हो चुके, आप तुरंत ज्वाइन कीजिए ताकि जनवरी में होने वाले एग्ज़ाम में आप जेआरएफ होके निकले। और दोस्तों, इसके अलावा उत्कर्ष ने टेस्ट सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसमें भी ये छूट शामिल कर दी। और देखिए आप, कितनी गजब की छूट है। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप लेते हैं तो मात्र 250 रुपये की हो जाएगी, और पेपर 1 + 2 कंबाइंड लेते हैं तो 2500 की जगह 500 की हो जाएगी। और पेपर 2 में भी वही 6 सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज है। तो आप इस ट्रिपल धमाके का फ़ायदा उठाइए और जेआरएफ के अपने सपने को साकार कीजिए। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कक्षा का टॉपिक है शोध नैतिकता। दोस्तों, शोध नैतिकता की जब बात करते हैं, रिसर्च एथिक्स, ये क्या होते हैं? सबसे पहले तो नैतिकता शब्द का मतलब क्या है? नैतिकता या आचार, नीति। हम जीवन में नैतिकता या मूल्य या नीति या आचार क्या होते हैं? नैतिकता का अर्थ होता है आपको जीवन में कैसे व्यवहार करना है, किसी के प्रति आपको किस तरह रहना है, कैसा व्यवहार करना है, समाज में आपको किस तरह की चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें जो उचित नहीं हैं, जो नहीं करनी, उनको नैतिकता के दायरे में लाया जाता है। जैसे छोटी सी एग्जांपल है कि अगर मेरे किसी मित्र ने अपनी कोई पर्सनल बात मुझे बताई, या मुझे कोई पर्सनल बात किसी की पता चली, तो वो मुझे अपने अंदर तक रखनी है, ये नहीं इधर का उधर कर दिया। होता ना, वो एक पिक्चर में दिखाते हैं ना, बड़ा तेज पेट में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? एक बड़ी मतलब राज की बात पता चल गई, जब तक बताऊंगा नहीं ना किसी को, तब तक पेट दर्द हल्का नहीं होगा। तो वो अनैतिक है। किसी की बात आपको पता चली, वो किसी को आप शेयर ना करें। अब लीगली तो कुछ कर नहीं सकता कोई आपका, लेकिन नैतिक नहीं है। जो चीज़ इंसानियत के खिलाफ है, जो मूल्यों के खिलाफ है, वो अनैतिक है। तो दोस्तों, ये तो हो गई सामान्य जीवन की बात। अब रिसर्च में इसका क्या काम है? बहुत बड़ा काम है। एक रिसर्च में अगर रिसर्चर नैतिकता या एथिक्स को पालन करता है तो उसकी रिसर्च कमेंडेबल, उसकी रिसर्च बढ़िया मानी जाती है। पता तो चल जाता है, आजकल तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कि आप जरा सा भी प्लेगरिज्म करते हो, जरा सा भी कुछ गड़बड़ करते हो, कट कॉपी पेस्ट करते हो, चोरी करते हो, पकड़े जाओगे। बेइज्जती होगी वो अलग, रिसर्च रिजेक्ट होगी सो अलग। देखिए, एक रिसर्चर जो होता है वो शोध करता है समाज के लिए, मानव जाति के लिए, मैनकाइंड के लिए, स्वयं के लिए थोड़ी करता। तो वो जवाबदेह है लोगों को, समाज को। तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो
उस रिसर्च को बढ़िया करे और साथ ही साथ सच्चाई से करे। तो सच्चाई में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एक रिसर्चर क्या करता है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत सारे लोगों को मिलता है, कई बार छुप के अवलोकन भी करता है, कई बार बता के सर्वे करता है। तो एक रिसर्चर के पास बहुत सारा डेटा आ जाता है, लोगों की बहुत सारी ऐसी बातें पता चल जाती हैं जो लोग जाहिर नहीं करना चाहते या बताने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तब एक रिसर्चर की नैतिकता है कि वो उस चीज को राज ही रहने दो, राज को राज ही रहने दो। तो अगर वो उस आंकड़े को अपने रिसर्च में यूज कर भी रहा है तो कम से कम नाम ना ले उस व्यक्ति का, वो किसके आंकड़े हैं वो बताए ना। नाम उजागर करना अनैतिक है ना। एक बात ये, दूसरी बात, ये जो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क वाला जो काम होता है इसका पालन करना होता है आपको। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, थीसिस हैं जो कॉपीराइट होती हैं और किसी और का आपका कार्य होता है, वो आप ले तो सकते हो, उसमें लेने में कोई बुराई नहीं है, वो लेना अनुचित नहीं है, वो लेना गैर कानूनी नहीं है, आप यूज कर सकते हो, लेकिन जिक्र तो करो, साइटेशन तो दो उसकी। आपने जिसकी डेफिनेशन एज इट इज चुरा करके लिख दी, उसको आप कह दो कि मेरी नहीं है, ये उसकी है और मैंने फलानी किताब में से फलाने रिसर्चर की इस पन्ने से मैंने लिया, और नीचे इन टेक्स्ट साइटेशन बोलते हैं इसको, उद्धरण है ना। तो नीचे इन टेक्स्ट साइटेशन, हर पन्ने के नीचे नीचे फुट नोट में इन टेक्स्ट साइटेशन कर दो कि मैंने ये इस रिसर्चर की या इस किताब की इस पेज नंबर से लिया, मेरा नहीं है। तो एक चीज ये हो गई। तीसरी चीज पे आता हूं। तीसरी चीज आती है, देखिए मैं रिसर्च में नैतिकता कहाँ कहाँ जरूरत होती है मैं सारी बता रहा हूँ। तीसरी चीज आती है, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको डेटा कलेक्शन के टाइम, डेटा एनालिसिस के टाइम, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइम, इस समय बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके अनुसार नहीं हो पाती। जैसे आपने डेटा कलेक्ट किया, प्रदत्त संग्रहण किया, आपके हिसाब से नहीं मिला डेटा, तो आप क्या करेंगे, फर्जी डेटा बना लो, वो अनैतिक है। जैसे मैंने तो आपने रिसर्च में लिख दिया मैंने 500 लोगों का इंटरव्यू लिया या 200 लोगों का इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लिया आपने 100 का ही और लिख दिया 200 इंटरव्यू लिया, बाकी के 100 इंटरव्यू आपने बना लिए, फैब्रिकेट कर लिए फर्जीवाड़े से। रामलाल का इंटरव्यू लिया तो उसने ये बोला, श्यामलाल का लिया तो उसने ये बोला, कोई रामलाल श्यामलाल है ही नहीं। ये फैब्रिकेशन है, ये गलत है। मिथ्याकरण करना है कि आपने झूठे निर्माण कर दिया आंकड़ों का। फिर डेटा एनालिसिस के टाइम जब आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा रहे हो और उस समय स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते समय कोई डेटा आपके अनुसार आंकड़े नहीं आ रहे या कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ आ रही है, तो आपने उसको वहीं पर ही फॉल्सिफिकेशन कर दिया, आपने वहीं पर ही कर दिया मामला सेट। कि मान लीजिए आप चाहते हो कि 0.7 अंश के आसपास आंसर आए, 0.7 से ज़्यादा आए और आपका 0.5 आ रहा है, आपने 0.5 को 0.75 कर दिया। कौन देखने वाला है, कौन चेक करेगा, ऐसा सोचा आपने। ये गलत है, अनैतिक है। तीसरी चीज़ आती है, आपने दूसरे का माल चुराया, कट कॉपी पेस्ट किया, थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से, चलो मेरी थीसिस तैयार। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यही हो रहा है आजकल दुनिया में, पर अब नहीं होगा। अब इसको बोलते हैं प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी। एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर आ गए एक से एक धांसू, जो आपको एआई से पकड़ लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी आ गई जो आपके एआई मॉनिटर करता है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जो एआई ऑपरेटेड सॉफ्टवेयर हैं जो पकड़ लेते हैं। आपने अगर इंटरनेट से कोई चीज़ ली या चैट जीपीटी से ली और उसको अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ के भी पेश कर दिया तो भी एआई पकड़ लेगा कि ये इसका नहीं है माल, चोरी का माल है। तो ये प्लेगरिज्म डिटेक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर आ गए, इसको प्लेगरिज्म कहते हैं। तो मैंने आपको शोध नैतिकता में 3 चीजें बताई, इसका नाम है FFP। FFP। पहला F है
फॉल्सिफिकेशन, दूसरा एफ है फैब्रिकेशन, और पी है प्लेगरिज्म। फॉल्सिफिकेशन यानी मिथ्याकरण, आपने झूठे आंकड़े बनाए। फैब्रिकेशन मतलब मिथ्या निर्माण, और प्लेगरिज्म यानी साहित्यिक चोरी। तो दोस्तों ये तीनों अनैतिक कार्य हैं, नैतिकता के दायरे में आते हैं। तो ये तो बात हुई अनैतिकता की, कि शोध में नैतिकता किस किस स्टेप्स में आती है। तो शोध की नैतिकता रिसर्च की प्रॉब्लम सेलेक्ट करने में नहीं आती, हाइपोथेसिस बनाते समय नैतिकता का कोई काम नहीं है, एथिक्स का काम नहीं है। एथिक्स का काम शुरू होता है डेटा कलेक्शन से। डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिपोर्ट राइटिंग, थीसिस लिखना, निष्कर्ष निकालना, जनरलाइजेशन करना, इन सब में स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करना, इन सब में रिसर्च एथिक्स का काम है। इन सब में नैतिकता की रोल प्ले होता है। अब नैतिकता की आपको एक बात और बताता हूं। चलिए, ये तो मैंने बताया कि नैतिकता क्या होती है, कहां काम आती है, रिसर्च में कहां जरूरत पड़ती है इसकी। अब नैतिकता के कुछ दृष्टिकोण हैं, वो हम चर्चा करते हैं। अप्रोचेस ऑफ एथिक्स या एथिकल अप्रोचेस, नैतिक दृष्टिकोण। नैतिकता दृष्टिकोण ले लेते हैं। अब ये क्या है? तीन तरह के दृष्टिकोण हैं, तीन तरह के अप्रोचेस होते हैं। पहला होता है डीओंटोलॉजिकल अप्रोच। मैं आशा कर रहा हूं आप नोट्स बना रहे हैं साथ के साथ। डीओंटोलॉजिकल अप्रोच, इसको हिंदी में कहते हैं आचार विषयक दृष्टिकोण। ये क्या है? ये अप्रोच एब्सोल्यूट अप्रोच की बात करती है कि नैतिकता के पैमाने एब्सोल्यूट होते हैं, नैतिकता के पैमाने परम होते हैं, सबके लिए समान होते हैं। ये अप्रोच कहती है, ये दृष्टिकोण कहता है कि नैतिकता के पैमाने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं हो सकते, सबके लिए नैतिकता के पैमाने सेम होंगे। जैसे अनिल सर क्लास में कहते हैं बच्चों गुटखा नहीं खाना चाहिए, और अनिल सर खुद गुटखा खा रहे हो, मान लो, एग्जाम्पल है, मैं खाता नहीं हूं। तो अब एक बच्चे ने कहा गुरुजी आप खुद तो खा रहे हो और हमको मना कर रहे हो। तो मैं बोला बेटा ये नियम तेरे पे लागू होता है, मेरे पे नहीं होता। मैं तो अब टीचर बन गया इसलिए मैं खा सकता हूं, तू नहीं खा सकता, तू स्टूडेंट है। तो आप कहोगे नहीं साहब ये कोई बात है क्या, हमारे लिए नैतिकता के पैमाने अलग, आपके लिए अलग, ये तो बुरी बात है। तो ये दृष्टिकोण कहता है नैतिकता के पैमाने सबके लिए समान होने चाहिए, परम दृष्टिकोण है ये, एब्सोल्यूट अप्रोच है। दूसरी अप्रोच लेते हैं, दूसरी होती है एथिकल स्केप्टिसिज्म अप्रोच। नैतिक संदेहवाद दृष्टिकोण। नैतिक संदेहवाद दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण क्या कहता है
ये दृष्टिकोण कहता है नैतिकता के पैमाने परम नहीं हो सकते, नैतिकता के पैमाने निरंकुश या एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। ये तो व्यक्ति दर व्यक्ति, व्यक्ति के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से, पद के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से बदल सकते हैं। ये अप्रोच ऐसा कहती है कि नैतिकता के पैमाने सबके लिए सेम नहीं हो सकते। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? एग्जाम्पल दूं आपको जीवन का, लीजिए जीवन का एग्जाम्पल लीजिए। एक इंसान दूसरे इंसान को चोट पहुंचाए या मारे उसको तो वो अनैतिक है, कानूनन भी नहीं, गलत है, गैर कानूनी है, क्राइम है हत्या करना, और अनैतिक भी है, इंसानियत का आप हत्या कर रहे हैं। लेकिन बॉर्डर पे खड़ा सिपाही जब दुश्मन की हत्या करता है तो उसे मेडल पहनाते हो, वहां नैतिकता का पैमाना अलग क्यों? आप कहोगे सर ये तो उसकी ड्यूटी है, ये तो उसकी ड्यूटी है, रक्षा कर रहा है वो तो मतलब पोस्ट के हिसाब से और काम के हिसाब से नैतिकता के पैमाने बदल गए। ये कह रहा है, ये अप्रोच यही कह रही है कि काम के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, कार्य के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से नैतिकता के पैमाने बदल सकते हैं, कभी भी सेम नहीं होते। समझ आ गया? मैं एक एक अप्रोच आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं, जीवन के एग्जाम्पल के साथ। और तीसरा और आखिरी अप्रोच है यूटिलिटेरियन अप्रोच। उपयोगितावाद। उपयोगितावादी दृष्टिकोण, यह अप्रोच क्या कहती है? यह अप्रोच कहती है कि नैतिकता के पैमाने उपयोगिता के आधार पर चुनो। उपयोगिता का मतलब लाभ और जोखिम के तराजू में तोल लो, यदि जोखिम ज्यादा और लाभ कम है तो पैमाना बदल दो। तो नैतिकता का पैमाना लाभ और जोखिम के आधार पे चेंज हो सकता है, ऐसा बोलता है ये दृष्टिकोण। यानी जहां फायदा हो रहा है वहां नैतिक हो गया, और जहां नुकसान हो रहा है वो अनैतिक है। फायदा नुकसान के तराजू पे तोलो, जोखिम कितना और लाभ कितना। दो जीवन का एग्जांपल दो। हम ऐसा कहते हैं कि किसी व्यक्ति से उसकी पर्सनल जानकारी आपको कुछ मिलती है, किसी व्यक्ति के बारे में आपको कुछ बात पता चलती है, तो आप उसको बता दीजिए, छुपाइए मत, है ना? ऐसे कहते हैं कि किसी के बारे में कुछ पता चले तो तुरंत बता दो, ये नैतिकता है, छुपाना तो अनैतिक है। मेरे पड़ोस में एक बहुत बूढ़ा और दिल का मरीज आदमी रहता था, गरीब, बहुत गरीब और दिल का मरीज। उसकी 50 करोड़ की लॉटरी निकल आई और मुझे पता चल गया। मैंने उसको नहीं बताया, छुपा ली उससे बात। अब आप बोलोगे अच्छा किया आपने, क्योंकि लाभ कम जोखिम ज्यादा था। मैं उसको जैसे ही बता देता 50 करोड़ की तेरी लॉटरी निकल आई, सुन के उसका हार्ट अटैक ना हो जाए, मर ना जाए। थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा कि तेरे को थोड़े थोड़े रुपए मिल रहे हैं लॉटरी में, या धीरे धीरे सेटल करके बताऊंगा। तो यहां पर जोखिम ज्यादा है, लाभ कम है, मर जाएगा वो। तो इसलिए यहां मेरा नैतिकता का पैमाना बदल गया। वो कहते हैं ना, जिस झूठ से किसी की जान बच जाए वो झूठ नहीं होता। तो नैतिकता के पैमाने भी अलग अलग होते हैं। तो ये 3 दृष्टिकोण है साहब। पहला दृष्टिकोण मैंने आपको सिखाया, डिओंटोलॉजिकल अप्रोच, यानी आचार विषयक दृष्टिकोण। दूसरा मैंने बताया आपको एथिकल स्केप्टिसिज्म या नैतिक संदेहवाद। और तीसरा यूटिलिटेरियन अप्रोच, उपयोगितावादी दृष्टिकोण। दोस्तों, इस वीडियो को चाहे तो 2 बार देखना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, नोट्स उतारना, और इस पर क्वेश्चन अब आप कर पाओगे आराम से। इस पे क्वेश्चन हर बार आता है, फिक्स है क्वेश्चन, इस चैप्टर में से आता ही आता है।
और दोस्तों, दिवाली का त्यौहार है। दिवाली के इस त्यौहार में मैं फिर याद दिला दूं आपको, उत्कर्ष आपके लिए, आपकी दिवाली धमाकेदार बनाने के लिए आपके लिए गिफ्ट लाया है। और ये गिफ्ट है ट्रिपल धमाका, 90% तक की छूट सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, उत्कर्ष के यूजीसी नेट के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। दूसरा, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, नॉर्मल प्लस 3 महीना। और तीसरा, आपको लाइव क्लासेस तो कोर्स लेते ही चालू हो गई, रोज लाइव क्लास देखोगे, पर पूरे कोर्स का रिकॉर्डेड कोर्स आपको एक्स्ट्रा फ्री मिल जाएगा। तो ये 3 लाभ उठाइए और तुरंत आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स ज्वाइन कीजिए, ताकि जनवरी में जेआरएफ क्लियर हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नए नए टॉपिक्स, काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। और ये दिवाली का पर्व आपके लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।